प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाइए। तो आज मैं आप लोगों का कमेंट देखते हुए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाया हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आज मैं टोटल 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें से काफ़ी सारा प्रश्न जो है वो फाइनल एग्जाम में आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ से 40 का 40 प्रश्न एग्जाम में आएगा, लेकिन काफ़ी सारा प्रश्न जो है एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे, या आप लोग चैनल में नए आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। और काफ़ी सारा वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख लीजिए। एक नया प्लेलिस्ट वहाँ पर अलग से बना होगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वहाँ पर बहुत सारा वीडियो अपलोड है पहले से, और मैं काफ़ी सारा वीडियो अभी भी अपलोड कर रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग पीछे मत रहिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 40 का 40 प्रश्न एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ, यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह सेट 5 है, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि सेट 5 है, लेकिन इससे पहले मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वहाँ पर खोजिएगा, सारा आप लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर जो निकला है उसका भी फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग याद करिएगा, संग संग में रिपीट करते चलिए या फिर लिखते चलिए, आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दल बदल विधेयक का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची से है, और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग टिक लगा लीजिए। और इसका आंसर याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची से है, ठीक है। और यहाँ पर आगे देख लीजिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो याद रखिएगा, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व जो होता है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। और आगे देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, कनाडा का संविधान जो है इससे, ठीक है, यही तो है भारत की संघीय व्यवस्था जो काफ़ी प्रभावित है इससे, ठीक है। तो कनाडा का संविधान बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बार बार बोल रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लाइए, ठीक है। तो देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में भी काफ़ी आप लोग बेहतर सीख जाएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को हमेशा हेल्प करता रहूँगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर और 1946 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखते चलिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर कहा जाए कि कौन कौन शब्द इसमें जोड़ा गया था, तो पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा और अखंडता होगा। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है ना, डी ऑप्शन, कि विश्व शांति, यह बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है। तो इसका आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। आप लोग
लिख लीजिए। और आगे देखिए जो 6 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ठीक है, तो आखिर किस संविधान संशोधन के जरिए उसे जोड़ा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा उसका ईयर अगर पूछ दे, ठीक है, उसका ईयर अगर पूछ दे तो 1976 होगा और 42वां संशोधन होगा। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है। और आगे यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान में, याद रखिएगा, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा जब भी संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, तो आखिर किसके पास वो अधिकार होता है, तो याद रखिएगा आप लोग न्यायपालिका के पास में वो अधिकार होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो गोलकनाथ केस है और कब हुआ था, तो 1967 में। तो इसी जरिए, मतलब इसकी जरिए ही कहा गया था, ठीक है, कि अब मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उसमें और कुछ जोड़ा जाएगा। तो जोड़ा तो जाता है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, कि याद रखिएगा किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि अनुच्छेद 19 के तहत कौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में आप लोगों को पता होगा, मेरा पहले वीडियो जो आप लोग देखे होंगे उसमें तो मैंने बताया है, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था जिसे हटाया गया है, उसे हम लोग संपत्ति का अधिकार बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हटाया गया है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यहाँ तो दिया हुआ है। ठीक है, और आगे भी देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं है जो इसका राइट आंसर होगा ना, आप लोग लिख लीजिए, वो राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। क्या होगा सर, तो 42वां संशोधन होगा, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आगे भी आप लोग देखिए जो यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा काम पाने का जो अधिकार है यह नीति निर्देशक के सिद्धांत में शामिल नहीं है। और अगला 13 नंबर का आप लोग प्रश्न भी देख लीजिए कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है, किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अनुसूचित जाति, इसको तो आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गीय तीनों को मतलब आरक्षण प्राप्त है, लेकिन सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, और 14 नंबर का भी प्रश्न आप लोग देखते रहिए कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए क्या आधार होता है। तो चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए सबसे पहला चीज देखा जाता है कि वहां पर जनसंख्या कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव की सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है अभी भी, तो याद रखिएगा अमेरिका तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और आगे यहाँ पर देख लीजिए, या फिर हाँ अमेरिका ही होगा। और अगला यहाँ पर आप लोग देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव जीता है। ठीक है, तो अगर निर्विरोध चुनाव कहा जाए, ठीक है, तो को किसने जीता था, तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जो हैं इन्होंने जीता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देने के लिए उसमें एक प्रक्रिया लगता है, ठीक है? तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो महाभियोग कहेंगे, ठीक है? जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि किसी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो राष्ट्रपति का निर्वहन है उसका जो नियम है, तो उसका नियम का पालन कौन करता है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करते हैं, ठीक है? यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आगे यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम किसने बतलाया है या फिर किसने बताया है, ठीक है? तो याद रखिएगा किसने बताया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, विलियम हार्डकोर्ट ने, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? तो उस विधेयक का नाम है धन विधेयक, ठीक है? यह जो है राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है, धन विधेयक करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और हम काफ़ी सारा देखिए अभी तो हम सब्जेक्टिव आप लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिव अभी आप लोगों को बता रहे हैं, और काफ़ी सारा वीडियो हम बाद में लाएंगे जिसमें देखिए अभी एग्ज़ाम कुछ दिन थोड़ा लेट है, तो अभी हम सब्जेक्टिव का नहीं अपलोड कर रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा सब्जेक्टिव अपलोड करते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि पहले याद करके नहीं रखता है, ठीक है? और जब एग्ज़ाम आता है तब बस बड़ा बड़ा प्रश्न आंसर याद करके रखने लगता है। तो वैसे ही मैं अपलोड करते चलूँगा, बस आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है? तो याद रखिएगा जो भारत का महान्यायवादी है, ठीक है, वो भाग ले सकता है। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि लोक अदालतों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है? तो याद रखिएगा लोक अदालतों के निर्गुण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, याद रखिएगा यही कथन जो है बिल्कुल इसमें सही नहीं है। और देख लीजिए साफ साफ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को जो आंसर बोल रहा हूँ वो सुन करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? और आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया था, ठीक है? तो कानून के शासन का जो विचार दिया था उसका नाम है एबी डायसी। क्या नाम है? तो एबी डायसी है, ठीक है? और अगला प्रश्न देखिए, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, तो उस लेख का नाम बताना है कि उस लेख का नाम क्या है? तो उसे हम लोग परमा आदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो परमा आदेश बोलेंगे, ठीक है? या फिर परामादेश हम लोग बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे देख लीजिए ये प्रश्न काफ़ी वीवीआई है, आप लोग लिख लीजिएगा कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय का बात हो रहा है तो 25 है, ठीक है? और यहाँ देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत एक सहकारी संघ है, क्यों है? भारत एक सहकारी संघ है तो क्यों है ये बताना है, ठीक है? तो देख लीजिए भारत एक सहकारी संघ है, क्यों? तो केंद्र व राज्य के बीच में सहयोग के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसीलिए, ठीक है? और आगे यहाँ पर देखिए जो 27 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि भारत संघ के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत संघ के किस राज्य मतलब भारत संघ में ही एक ऐसा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है? जम्मू कश्मीर को ही प्राप्त है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की संस्थाएं हैं? तो याद रखिएगा संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे यहाँ पर देखिए जो 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 2015 में गठित नीति आयोग का कौन सा कार्य जो है
वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं इसमें से आप लोगों को बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग तो अभी नहीं जानते होंगे, तो आंसर यहाँ पर आप लोग याद करिएगा कि देश के विकास की योजनाएं बनाना, ये बिल्कुल शामिल उसमें नहीं किया गया था, ठीक है। और अगला यहाँ पर आप लोग देखिए, जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें सी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन का मतलब जो 30 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर मैं अभी आप लोगों को अंत में बता दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 31 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, कि भारत में 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन बना था, ठीक है। तो दूसरा राज्य का जो नाम है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चालू है, ठीक है। और अगला यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है कि स्थानीय निकायों के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण होता है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो 33 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत में किसकी स्थापना का निर्देश दिया गया है। तो इसमें होगा याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत का निर्माण मतलब ग्राम पंचायत का निर्माण होने के लिए जो इसमें निर्देश जारी किए गए थे वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत में आता है, मतलब बी ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखिए कि भारत में भ्रष्टाचार निरोधक, ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। तो 1988 इसका राइट आंसर होगा। और आगे भी यहाँ पर देखिए, जो 35 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि जांच के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, मतलब हटाने को अधिकार किसे प्राप्त है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास में होता है। और देख लीजिए, भारत में कैबिनेट सचिव के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो वह केंद्र सरकार के सभी विभागों का प्रशासनिक मुखिया है। तो मतलब ये ऑप्शन जो है इसमें असत्य है, मतलब गलत है, बाकी यहाँ सब सही है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 37 नंबर का प्रश्न है कि प्रदत्त व्यवस्थापन को न्यू डेस्पोटिज्म कहकर किसने पुकारा है। तो किसने पुकारा है, याद रखिएगा किसने पुकारा है, तो लॉर्ड हेवर्ट ने, मतलब 37 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का अभी भी प्रभाव उसमें बना हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका होगा। और 39 नंबर का भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है 39 नंबर का जो प्रश्न है कि किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे ढांचे को बदल दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को बताना है कि कितना ईयर था, कितना संशोधन था। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा 1973 का केशव दास नंद, मतलब केशवा आनंद होगा, यानी कि केशवानंद भारती केस होगा। और इसी में ऐसा बताया गया था, मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है और इस सेट का भी अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो 40 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो लघु संविधान ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग संविधान पढ़ें, लेकिन लघु संविधान किसे कहा जाता है, ठीक है। तो लघु संविधान के नाम से आखिर किसे जाना जाता है। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है, इसी को लघु, ठीक है,
इसी को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक प्रश्न जो था वो 31 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग याद करके रखिएगा। 31 नंबर का नहीं, 30 नंबर का था। ठीक है, तो 30 नंबर का जो प्रश्न है उसका यहाँ पर आंसर होगा, आप लोग आंसर याद रखिएगा, लिख लीजिए कि वहाँ भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं। ठीक है, 30 नंबर का आंसर क्या होगा कि वहाँ भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो लागू नहीं होते हैं। आप लोग लिख करके रख लीजिए। तो ये था आप लोगों के लिए 40 प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद में भी हम सब्जेक्टिव का लाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को दिल से धन्यवाद।